नमस्कार, वेलकम और आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है हमारे लक्ष्य वर्ष पर। बच्चों, आज हमने पूरे टॉपिक को, जैसा कि आपने कमेंट में बताया कि पूरे टॉपिक को एक वीडियो में कवर करना है, तो आज हम संसाधन और विकास वाले चैप्टर को पूरी छोर से कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि वो आपको भविष्य तक काम करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने दुनिया की ओर। तो हमारे चैप्टर का ये है हमारे क्लास 10 के भूगोल चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आइए शुरुआत करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने संसाधन एवं विकास से संबंधित कुछ पहलुओं को देखा था। आज उस पहलुओं को हम दोहराकर पूरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते चलेंगे ताकि एक वीडियो में लगभग सारे कॉन्सेप्ट मिल जाए। ओके, थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं पेन चूज कर लेता हूँ, उनके साइज को चूज कर लेता हूँ। वेट है, इट इज़ 1 मिनट। क्या ये परफेक्ट साइज है? हाँ, इट इज़ अ परफेक्ट, कलर भी परफेक्ट है। ओके, नाउ एक मिनट, मैसेज जूम कर लेता हूँ। हाँ, यस, बिल्कुल। ओके, रेडी। तो क्या है, वे सभी वस्तुएं वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है और जिनका उपयोग तकनीकी सहायता से किया जाता है वो संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, यानी मानव को जो भी सब्सटेंस, जो भी चीज़ मदद करे उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में, तो उसे हम संसाधन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, संसाधन क्या है? संसाधन क्या है, ध्यान से, कि जो भी चीज़ मानव के लिए उपयोगी हो, वर्ड ध्यान रखेंगे, उपयोगी, इंग्लिश में बोलेंगे यूजफुल। तो कोई भी चीज़ जो मानव के को क्या के लिए क्या हो, यूजफुल हो, वो सारे क्या चीज़ हैं, वो सारे क्या हैं, वो संसाधन है। संसाधन बनने के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं, जैसे कि वस्तु उपयोगी हो तथा वित्तीय रूप से उपलब्ध हो, यानी वित्तीय रूप से सुलभ हो। ऐसा, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता, मान लीजिए कि आपके घर के जमीन के नीचे सोने के चट्टान हैं, लेकिन उसको निकालने में उसको निकालने में जितना पैसा लगेगा वो नीचे के सोने से ज़्यादा पैसा लग रहा है। यानी अगर आप सोना निकाल रहे हो तो सोना से आपको 1 लाख मिलेगा, तो आपको उस 1 लाख को सोना निकालने के लिए आपको 2 लाख की तकनीक, मशीन, लेबर खर्च करना पड़ रहा है। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो संसाधन नहीं है, वो संसाधन नहीं है। क्यों संसाधन नहीं है? क्योंकि क्योंकि वह वित्तीय रूप से उपलब्ध नहीं है, वित्तीय रूप से उपलब्ध नहीं है। ओके, साथ में रिसोर्स किसको बोलेंगे? जो तकनीकी उपलब्ध हो, यानी ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसका जो इसके लिए तकनीक ही ना हो, जिसके लिए तकनीक ही ना हो, तो वैसे प्रोडक्ट को हम यूजफुल नहीं कहेंगे, वैसे प्रोडक्ट को हम नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर तकनीक ही ना हो तो रिसोर्स होने का क्या फ़ायदा? जैसे बहुत सारे देश, जैसे कि आप दक्षिण अफ्रीकी देश को, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देश को आप कह सकते हैं, जहाँ पर उनके पास तकनीक उपलब्ध नहीं है तो संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते, तो वो विदेशों को बुलाते हैं। तो जब शुरुआत में उनके पास तकनीक नहीं थी, तो वो सारे वहाँ पे होने वाले जितने भी संसाधन हैं वो कोई उपयोगी तत्व के नहीं नजर आते, वो कोई किसी भी तरह के उपयोगी नहीं थे। ओके, चलिए। तो संसाधन होने के लिए दो कंडीशन थी, है ना? वो कंडीशन क्या थी? पहला तो वस्तु उपयोगी हो, साथ में वो तकनीकी तौर पे उपलब्ध हो और समाज उसे स्वीकार करे। ओके, जैसे कि आप ये सारे संसाधन के एग्जांपल देख सकते हैं कि जल है, भूमि है, वन है, खनिज है, मानव है, आदि हैं। ठीक है, तो संसाधन उसे कहते हैं। अब हमने देखा कि संसाधन के, अब हमारा संसाधन के लिए संसाधन का महत्व क्या है। तो संसाधन का मानव जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के हेतु संसाधन आवश्यकता है। तो हमारी जो डेली नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे जो लाइफ है, अगर आप अपने लाइफ को देखेंगे तो आपको सुबह से शाम तक हर कुछ में संसाधन का उपयोग कर रहा है। आप सांस लेते हैं, मानव सांस लेता है, वो सांस लेना भी संसाधन में, वायु एक तरह का संसाधन है। हम जल पीते हैं,
वो भी क्या है, एक संसाधन है। तो सांस लेना है ना, जल ग्रहण करना, अपना पानी पीना, है ना। इसके अलावा और भी वस्त्र, आज बहुत लोग बाइक चला रहे हैं, वो सारी चीज़ भी क्या है, एक तरह से संसाधन है, एक तरह से संसाधन है। ओके, तो इसके अलावा क्या है, संसाधन जो है वो आर्थिक विकास में मदद करता है। संसाधन क्या करता है, आर्थिक विकास में मदद करता है। किसी देश में अगर संसाधन ना हो और किसी देश में संसाधन हो, तो जिस देश में संसाधन है वहाँ के विकास करने की सम ज़्यादा चांस होते हैं। तो आर्थिक विकास में सहायक है कौन, वहाँ का संसाधन। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप जापान को देख सकते हैं। किसको, जापान। जापान जो है वो, वहाँ पे क्या है, वहाँ का कंडीशन आप देखेंगे तो जापान में टेक्निक्स है लेकिन संसाधन कम है। उन्होंने संसाधन मंगा लिया विदेश से, है ना। तो आर्थिक विकास में सहायक है। जिस देश के पास संसाधन होती है वो आर्थिक विकास करते हैं। आप देख सकते हैं विदेश से अमेरिका के पास है तो वो कितना विकास कर रहा है ना। इसके अलावा ये रोजगार का अवसर प्रदान करता है, रोजगार का अवसर प्रदान करता है। उद्योग, कृषि, परिवहन आदि के लिए आवश्यक है। अगर रिसोर्स ना हो तो वो वहाँ के रिसोर्स, वहाँ के उद्योग, परिवहन को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर भारत में लोहा होगी तो आप ये झारखंड, हम लोग झारखंड के ये वाला एरिया आप जान रहे हैं, झारखंड का एरिया है। ऊपर बिहार दिखेगा, इधर आपको छत्तीसगढ़, और यहाँ पे वेस्ट, इधर आपको बंगाल दिखेगा। तो झारखंड में आपको पता है कि लोहा का बहुत बड़ा यहाँ पे एक सिंहभूम क्षेत्र है, तो सिंहभूम क्षेत्र में लोहा मिलता है। और सिंहभूम क्षेत्र में लोहा मिलता है। और इधर बोकारो, जिसको स्टील सिटी बोलते हैं, क्यों यहाँ स्टील सिटी बन पाया, जमशेदपुर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे लोहा उपलब्ध था। तो अगर उद्योग स्थापित करना है तो उसके लिए चाहिए क्या, संसाधन, और संसाधन वहाँ पे होगा तो वो होगा। कृषि के लिए भी संसाधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर कृषि के लिए जैसे क्या संसाधन, कृषि के लिए आपको जल संसाधन की आवश्यकता होगी। अगर जल ना हो पाएगा तो आप कृषि कैसे कर पाओगे, समझ रहे हो। तो जल संसाधन की आवश्यकता होती है कृषि के लिए, ठीक है। तो संसाधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर की ओर। उसके अलावा सतत विकास, अगर संसाधन ही ना हो तो सतत विकास का कॉन्सेप्ट ही बेकार है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप समझिए कि जो सतत विकास है, सतत विकास क्या होता है, ये चैप्टर में आगे की ओर आएगा। लेकिन अभी हम समझते हैं कि सतत विकास संसाधनों का रक्षा करना है, किसके लिए, भविष्य के जनरेशन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के लिए रक्षा करना है। लेकिन अगर ध्यान 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 लेकिन अगर अभी ही संसाधन ना रहे, संसाधन ही ना रहे, तो फिर किसका रक्षा करेंगे, किसका संरक्षण करेंगे। तो उस कंडीशन में भी ये मुश्किल की घड़ी पैदा करता है। आइए, तो ये हमने पूरे अच्छे से समझा कि संसाधन क्या है। तो हमने समझा कि संसाधन वो है, वो सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को, वो सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिनका उपयोग तकनीकी सहायता से किया जा सकता है, वो संसाधन कहलाती हैं। संसाधन कहने के लिए तीन बात आवश्यक है, वस्तु उपयोगी हो तथा वो वित्तीय रूप से उपलब्ध की जगह, यहाँ पे हम सुलभ यूज कर सकते हैं, तो वित्तीय रूप से सुलभ हो यानी निकालने में कम पैसा लगे, तकनीक हो उसको निकालने के लिए, साथ में समाज उसे स्वीकार करे, समाज के लिए उसे स्वीकार करे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो उसके बाद हमने इनके महत्व को भी देखा, महत्व आप देख ही लिए हैं। ओके, महत्व जैसे कि एक और फटाफट हम कहते हैं कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक विकास में सहायक होना चाहिए, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, उद्योग, कृषि, परिवहन के लिए आवश्यक है, सतत विकास के लिए संतुलित उपयोग जरूरी है। आइए अब हम लोग करेंगे आगे जो टॉपिक है उसका नाम है संसाधन का वर्गीकरण। तो अलग अलग आधार पे हम लोगों ने संसाधन को वर्गीकृत किया है। तो सबसे पहला जो आधार है जिसका नाम है उत्पत्ति के आधार पर, क्या नाम है, उत्पत्ति के आधार पे। तो संसाधन का जो पहला है उसका नाम है उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे हमने बांटा है, यानी ओरिजिन के आधार पे, जैव संसाधन, अजैव, इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक, इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक, और इसको बोलते हैं ए बायोटिक, बायोटिक। तो हमने जैव संसाधन को दो पार्ट में बांटा है, एक है बायोटिक, दूसरे ए बायोटिक। बायोटिक क्या है, जो जीव मंडल से प्राप्त होता है, यानी जो जीवित है उससे जो प्राप्त होगा उसको बोलते हैं बायोटिक, यानी जो जीवित है उनसे जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग वो बायोटिक है। उदाहरण के तौर पे हम क्या लेंगे,
उदाहरण के तौर पे हम लेंगे जैसे कि मनुष्य, पशु, मछली, ये सारे क्या हैं, बायोटिक है। अबायोटिक जो निर्जीव से बने हुए संसाधन है, जैसे कि चट्टान, धातु, मिट्टी, इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलते हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके अजैव संसाधन। तो उत्पत्ति के आधार पे दो हैं, जैव संसाधन, अजैव, बायोटिक, एबायोटिक। ओके, चलिए। उसके अलावा समाप्यता। समाप्यता मतलब क्या होता है, समाप्यता मतलब एंड, कि कोई चीज़ कब खत्म हो सकता है, एग्जॉस्टिबिलिटी, कि तो उसके हिसाब से हम इसे दो बांटेंगे। एक है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, दूसरा का नाम है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन जिन्हें बार बार उपयोग किया जा सकता है, मतलब बार बार हम उसको यूज करें, एक बार में वो खत्म ना होगा, लंबे समय तक वो कभी नहीं खत्म हो सकता है ना। जो प्रकृति बार बार बनाती है, इसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। उदाहरण जैसे कि जल, वायु, है ना, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सन, लाइट कभी नहीं खत्म हो सकता, जब तक सन नहीं खत्म होगा तब तक वो नहीं खत्म हो सकता। और सन खत्म होने में अभी बहुत सारे हैं, 5 अरब साल, तो वो बहुत मुश्किल काम है। दूसरा है अनवीकरणीय, जो एक बार बना फिर दोबारा नहीं बन सकता, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम खनिज जो है वो एक बार बना, उसको दोबारा बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, है ना। तो ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने से जल्दी दोबारा नहीं बनते, इनको बनने में वर्षों लगते हैं, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। ओके, चलिए। तो आगे अब तीसरा जो है उसका नाम है स्वामित्व के आधार पे, है ना। तो स्वामित्व के आधार पे हमने कुछ पार्ट में बांटा है, तो आइए फोकस करते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत, तो जो व्यक्ति किसी निजी, जैसे आपका घर आपके लिए क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन है। आपके लिए आपका पेट आपका व्यक्तिगत संसाधन है, जैसे कि घर का खेत, कुआं, ये सब क्या है आपका व्यक्तिगत, मतलब कोई पर्सनल, आपका जो पर्सनल चीज़ है वो संसाधन है, तो व्यक्तिगत। एक है सामुदायिक संसाधन, जैसे मोहल्ला में आप देखते होंगे कुछ मंदिर होता है, कुछ तालाब होते हैं, कुछ ऐसे स्थान होते हैं, कुछ मैदान होते हैं जहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, जिनका उपयोग समाज के सभी लोग करते हैं, उनको क्या कहते हैं, सामुदायिक। जैसे कि पार्क, तालाब, सार्वजनिक सड़क, ये सारे क्या है, सार्वजनिक हैं। ओके, इसके अलावा जो है उसके बाद उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संसाधन, जो देश का संसाधन है, जैसे कि देश की सीमा के अंदर। जैसे ये भारत का मैप अगर आप फोकस करेंगे, तो भारत का जो ये मैप है, तो भारत के मैप के अंतर्गत जो आएंगे, वो मैप के अंदर जो आएगा वो सब क्या होगा, देश का संसाधन। ठीक है, चलिए। आई एम सॉरी। हाँ, एक है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन समझाने के लिए हमको थोड़ा सा मैप का जरूरत पड़ेगा, जो मैप मैंने नीचे कहीं यूज किया है, तो मैं उस मैप को लेके आता हूँ आपके सामने जल्दी से, 1 मिनट के लिए। जैसे कि पहले हम समझते हैं, तो आप जैसे कि भारत के जो बॉर्डर है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा, समुद्र से 200 मील के बाहर के संसाधन किसी एक देश के अधिकार में नहीं होती, इसे इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसकी देखभाल करती है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये वाला पेन ही यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये इंडिया का ये वाला पार्ट है, आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पे श्रीलंका हो गया, तो ये समुद्र हो गया। यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल दिखेगा, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ अरब सागर दिखेगा। तो इसके जो 200 मील है, ये 200 मील के बाद वाला जो क्षेत्र उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, है ना। ये क्षेत्र पे किसी देश का नहीं कब्जा होता, इसमें पूरे विश्व का कब्जा होता है, और इसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसको मैनेज कर रही, अंतर्राष्ट्रीय संस्था इसको मैनेज करती है। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। तो हमने संसाधन को उनके स्वामित्व के आधार पे कितना देखे, 4 पार्ट में। एक है व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति का पर्सनल, उसको बोलते हैं व्यक्तिगत। इसके अलावा हमने देखा कि अगर कोई समुदाय का है तो उसको सामुदायिक बोलते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने देखा कि अगर एक राष्ट्रीय, जो देश के बॉर्डर के अंदर, भारत के मैप के अंदर जितने जगह पर, जैसे झारखंड का कोयला, राजस्थान के जो तांबा, ये सारे क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र के कुछ ऐसे कि समुद्री जैव संसाधन, गहरे समुद्र के अंदर खनिज। ठीक है, अब समझिए, भारत विश्व भर में जब संसाधन लोगों को मिला, हाल के दशक में, लगभग ये दशक का मैं बात करूँ तो ये तो कौन सा दशक था, 1800 यानी लगभग 19वीं शताब्दी में। किसवीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि लोगों ने संसाधन का बहुत उपयोग किया, तो संसाधन का अत्यधिक दोहन होने लगा, संसाधन का अत्यधिक दोहन होने लगा, संसाधन पे बहुत सारे खतरा। इससे इससे क्या हुआ, संसाधन कुछ लोग के हाथ में नियंत्रित हो गए। अब संसाधन कुछ लोग के हाथ में नियंत्रित हो गए, तो समाज में अमीर और गरीब बन गए। तो जिनके पास ज़्यादा संसाधन था वो ज़्यादा अमीर बन गए, जिनके पास संसाधन कम था तो उनको कम हो गए। इंग्लिश में एक टॉपिक है जिसका नाम है हैव और हैव्स नॉट। तो जो अमीर हुए उनको हैव्स बोलते हैं, जो गरीब हुए हैव्स नॉट हो गए।
उन्होंने बिना कुछ देखे इतना प्रदूषण कर दिया, पर्यावरण प्रदूषण हुआ। इससे क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण हुआ। क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण हुआ। देश का भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन हुआ, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे फॉसिल फ्यूल बने, का CO2 का इमिशन बढ़ा, मतलब CO का उत्सर्जन बढ़ा, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ा। ओजोन परत का क्षरण हुआ। इसके अलावा भूमि का निम्नीकरण हुआ। जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, सॉइल की जो उत्पादकता थी, वो सारी क्या हो गई? कम हो गई। ओके, तो इस कारण संसाधनों का समस्या आया। तो जब ऐसा समस्या आया तो पूरे विश्व को के लिए एक चिंता का विषय बना कि विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाए। तो इस कंडीशन में दुनिया के पास एक समस्या का के लिए एक फैसला, दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था सतत पोषणीय विकास। क्या नाम है? आप ध्यान देंगे, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, है ना? सतत पोषणीय विकास। तो आइए समझते हैं सतत पोषणीय विकास क्या। ऐसी विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो लेकिन भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं को नुकसान न पहुंचे, है ना? एक ऐसा विकास, ये भी एक तरह का डेवलपमेंट, इसमें अपने नीड्स को पूरा करना है, लेकिन इतना भी सेल्फिश नहीं होना है कि अब सिर्फ अपने नीड्स को पूरा करना है, फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका क्या हो? संसाधन का संतुलित उपयोग करना है, इसमें पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की सुरक्षा का बात करना है। तो दुनिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बात करने लगा, क्योंकि दुनिया ने संसाधन के दोहन का, संसाधन के अत्यधिक दोहन से इतनी सारी समस्या देखा, वैश्विक तापन जैसी समस्या का देखा। वैश्विक तापन से आप जान रहे हैं कि कितने सारे नुकसान हो सकते हैं। जो दुनिया के जो प्रमुख शहर हैं, जो समुद्र के किनारे बसे हुए, वो डूब सकते हैं। भारत में कोलकाता पे खतरा आ सकता है, जैसे कि चाइना में आप संघाई देख सकते हैं, पूरा जापान देख सकते हैं, मालदीव डूब सकता है। तो ये सारे देश के कारण दुनिया को एक समझ में आया। इसके कारण विश्व में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ, है ना? विश्व में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिस पृथ्वी सम्मेलन का नाम है रियो रियो ये हुआ रियो डी जेनेरो। कहाँ? रियो डी जेनेरो। और ये है कहाँ? ब्राज़ील में। कहाँ है? ब्राज़ील में। तो रियो डी जेनेरो में एक समिट हुआ, है ना? और उसमें लोगों ने बोला, इसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। ये ईयर है 1992, ऑब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण है। तो 1992 में ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि दुनिया में जो पर्यावरण संसाधन के अत्यधिक दोहन से जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उस समस्याओं से निपटा कैसा जाए। तो दुनिया ने मिलकर एक फैसला लिया। वो फैसला कहाँ पे आया? उसके लिए दुनिया ने रियो डी जेनेरो के 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, और उन्होंने इस टॉपिक पे बात की। समझ रहे हैं? आइए, तो 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में सम्मेलन पारित हुआ, और इसके जो उद्देश्य थे, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उसमें पर्यावरण संरक्षण, गरीबी हटाना, वैश्विक सहयोग को बढ़ाना, सतत विकास को बढ़ावा देना, इनके टारगेट थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंडा, और इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। मतलब 21 टारगेट्स नहीं होते इसके। देखिए, पृथ्वी सम्मेलन के अंदर कुछ लक्ष्य रखे गए, उस लक्ष्य में ये है, और ये 21वीं शताब्दी के लिए, मतलब 21वीं आने वाले जो शताब्दी में हम इन बातों को ध्यान रखेंगे कि पर्यावरण को कैसे कंजर्व करना है, बचाना है, गरीबी कैसे हटे। इसके अलावा लोग को गरीबी से हटाना था, लोग का सामाजिक स्तर अच्छा करना है, वैश्विक सहयोग आपस में करना है, और सबसे महत्वपूर्ण कि सतत विकास को बढ़ावा देना है ना? अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि आखिरकार संसाधन नियोजन क्या है। संसाधन नियोजन को समझने के लिए हम समझेंगे संसाधन के उचित उपयोग का योजना बनाना। संसाधन को कैसे उपयोग करना है, संसाधन को उपयोग करने की जो योजना है उसे हम संसाधन नियोजन कहते हैं। भारत में इसकी आवश्यकता है क्योंकि भारत में संसाधन का वितरण असमान है। भारत में कहीं संसाधन बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है नहीं। जैसे आप झारखंड के बारे में जानते हो, तो झारखंड में बहुत सारे खनिज हैं, तो झारखंड के पास अधिक संसाधन है, लेकिन कुछ ऐसा जिसके पास संसाधन ही नहीं है।
समझ रहे हो। जैसे कि आप बात करते हैं, मैं दो एग्जांपल देता हूँ, एक मैं आपको दे रहा हूँ, एक है राजस्थान का एग्जांपल और जो दूसरा एग्जांपल है वो है अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल। एक तो राजस्थान है जिसके पास जल की कमी होती है, और दूसरा जो राजस्थान का एग्जाम्पल जिसके पास जल की कमी है ना। तो दूसरा अरुणाचल जिसके पास जल है, बहुत ज़्यादा है, ब्रह्मपुत्र नदी से उसे जल मिल रही है। तो एक के पास संसाधन है, दूसरे के पास संसाधन कमी है, तो अब वितरण असमान है। तो जब वितरण असमान है तो कुछ क्षेत्र में अधिक है, कुछ क्षेत्र में कमी है। तो इसी कारण संसाधन को जिस क्षेत्र में कमी है वह जहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम वाले क्षेत्र में सप्लाई करे और सबको एक समान वितरण करे, ताकि सबका समग्र विकास हो, सबका इक्वल विकास हो, इक्वल डेवलपमेंट हो, इसका प्रयास करना चाहिए, है ना। अब संसाधन के मुख्य चरण क्या है? संसाधनों की सबसे पहले पहचान करना है और फिर उसका सूची बनानी कि कहाँ संसाधन मिलेंगे, कौन से संसाधन है, किसे हम संसाधन कहेंगे, क्योंकि संसाधन का भी एक परिभाषा है। उस परिभाषा पे हम उसे चेक करेंगे कि आखिरकार वो संसाधन है कि नहीं है। फिर संसाधन की हम उसे सूची बनाएंगे। तकनीक और कौशल का विकास किया जाएगा, है ना। तकनीक होना चाहिए, साथ में कौशल होना चाहिए। अगर संसाधन आपने निकाला तो संसाधन को उपयोग करने के लिए आपके पास अच्छा टेक्नोलॉजी होना चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, और विकास योजनाओं में समन्वय करना सबसे आवश्यकता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इस टॉपिक से। तो हमने देखा अब तक कि संसाधन क्या है, फिर संसाधन का हमने देखा संसाधन नियोजन, और फिर अंतिम जो है इसका टॉपिक उसका नाम है संसाधन का संरक्षण। अब संसाधन को बचाने का तो बात किया गया रियो में, लेकिन आखिरकार कैसे बचाएंगे, तो उसके लिए संसाधन तो संसाधन का सावधानी पूर्वक यूज करना, उपयोग करना, ताकि भविष्य में भी वो संसाधन उपलब्ध रहे, उसको संसाधन करें। अब इसके लिए क्या है, जैसे कि वनों को बचा सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं, भूमि संरक्षण कर सकते हैं, प्रदूषण नियंत्रण कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसाइकलिंग का उपयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिसाइकलिंग का उपयोग कर सकते हैं। ये वाला मेथड यूज करेंगे, रिसाइकलिंग यूज कर सकते हैं, रिसाइकलिंग ध्यान देंगे, रिसाइकलिंग का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग ने पहले पेज को कंप्लीट किया, अगले पेज की ओर हम लोग चलते हैं। आइए, संसाधन नियोजन को मैंने डिटेल में रखा है, तो संसाधन नियोजन के बारे में आप पढ़ेंगे डिटेल से। आइए, तो यह है संसाधन नियोजन। तो संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन के उचित उपयोग के लिए उपयोग की योजना बनाना संसाधन नियोजन कहलाता है, कि संसाधन को कहाँ उपयोग करना है ना। और भारत में क्यों आवश्यकता है संसाधन नियोजन की? तो भारत में संसाधनों का वितरण असमान है, कुछ क्षेत्रों में खनिज अधिक है तो कुछ क्षेत्रों में जल की कमी है। क्लियर बात है। मैंने आपको बताया कि राजस्थान में जल की कमी है, राजस्थान में सौर ऊर्जा बहुत है, जबकि दूसरे क्षेत्र में जल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे सौर ऊर्जा की कमी है। संतुलित विकास और सभी तक संसाधनों की उपलब्धता के लिए नियोजन आवश्यकता है, कि सब तक अगर संसाधन पहुँचाना है तो संतुलित विकास तभी ना हो पाएगा। ओके, आगे, तो संसाधन नियोजन के 3 चरण होते हैं। संसाधन नियोजन के 3 चरण होते हैं। वो 3 चरण कौन कौन है? तो सबसे पहले हम संसाधनों की सूची बनाएं, कौन सा संसाधन कहाँ उपलब्ध है, इसकी मात्रा कितनी है, उसका पहचान, उसका विवरण तैयार करेंगे, आखिरकार कौन सा सबसे पहले संसाधन का सूची तैयार करेंगे। फिर उसके निकालने के लिए हमारे पास तकनीक और कौशल का विकास करेंगे, कि तकनीक हो कौशल हो, है ना, तकनीक कौशल होना चाहिए। ओके, तकनीक और कौशल। फिर विकास योजनाओं के साथ समन्वय। संसाधन देश की किसी भी विकास योजनाओं को जोड़कर सतत और संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा संसाधन का पहचान, फिर तकनीक कौशल, और फिर विकास के साथ समन्वय। ठीक है, अब ये वाला आप फोटो देख सकते हैं, ये वाला फोटो देखिए, आप देखिए समझिए ध्यान से। तो अगर आपका ये हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं? संतुलित संसाधन नियोजन से क्या होगा? सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे मानव कल्याण होगा, है ना। क्लियर, मानव कल्याण होगा। अब संसाधन संरक्षण क्या होता है? अब देखिए, संसाधन संरक्षण क्या होता है? तो संसाधन का संवैधानिक पूर्वक उपयोग ताकि भविष्य के लिए भी उपलब्ध रहे, उसे संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, अब संसाधन संरक्षण का लाभ क्या है? प्राकृतिक संतुलन बनाता है ना। अभी जो इतना अचानक हीट वेव बढ़ गया, आपने देखा होगा, इसमें अभी बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रहा है, तो ये बारिश जो मौसम गड़बड़ा रहा है, ये संतुलन बनाता है। जैसा मौसम गर्मी में गर्मी, बरसात में बरसात, और ठंडी में ठंडी पड़ती है। मानव जीवन की गुणवत्ता बेहतर, अगर संसाधन अच्छा है, संसाधन का उपयोग हो रहा है, तो मानव जीवन की गुणवत्ता होगी। इसके अलावा आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है ना। भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा। ऐसा नहीं कि भविष्य के जो पीढ़ी उनके लिए हम बिल्कुल सब कुछ खतरा में डाल दें, तो उनका भी सुरक्षा होता है। देश का सतत और समावेशी विकास होता है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वनों की रक्षा करना है ना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना है, वनों की कटाई को रोकना है ना।
जल संरक्षण, पानी बचाए, वर्षा जल का संरक्षण करे और नदियों और तालाब को स्वच्छ रखने का कार्य करना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? भूमि संरक्षण किया जा सकता है ना। भूमि संरक्षण, मृदा अपरदन को रोकना है, जैविक खेती को बढ़ावा देना है, भूमि का सही उपयोग करना है। कैसे ये मृदा अपरदन वाला हम अभी देखेंगे। प्रदूषण नियंत्रण, जैसे वायु, जल, ध्वनि और ये जो प्रदूषक है ना, ये प्रदूषक को हमें कम करना है। ओके, चलिए आगे। इसके बाद पुनर्चक्रण का हम लोग उपयोग करेंगे। क्लियर बात यहाँ तक, है ना। एक वर्ड पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये आओ मिलकर संकल्प लें, संसाधनों का सही उपयोग करें, प्रकृति को सुरक्षित रखें, भविष्य को समृद्ध बनाएं। तो हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। और आपने ये वाला एग्जाम में आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे कि नियोजन प्लस संरक्षण, और इससे एक हमारा क्या हो सकता है? समृद्ध भविष्य हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले नियोजन में क्या है, आप पहचान कीजिएगा, योजना बनाइएगा। और संरक्षण क्या है, उसको कैसा उपयोग करें, कंजर्वेशन करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उपयोग करें, एक्स्ट्रा योजना करना है, तो संरक्षण और समृद्धि होगा। अब हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है कि भारत में जो भूमि संसाधन, लैंड रिसोर्स क्या है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। भूमि एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्योंकि भूमि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव जीवन भूमि पे बहुत हद तक डिपेंडेंट है। चाहे वो कृषि हो, उद्योग हो, परिवहन हो या अन्य चीज हो, वो कृषि पे किसी न किसी तरह से निर्भर है। ठीक है, तो भूमि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मानव जीवन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष सॉरी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया साइज, आई एम सॉरी। एक मिनट, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दूँ। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि वो भूमि संसाधन है। क्लियर बात है? आइए इसी को यूज़ करता हूँ। भारत में भूमि संसाधन। ओके, भारत में भूमि संसाधन, ये ठीक है। तो भारत में अलग अलग आप देख सकते हैं। तो भारत के जो क्षेत्र है, तो लगभग 43% भारत में मैदानी क्षेत्र है, 30% पर्वतीय क्षेत्र है, और उसको तो पठारी आप जानते होंगे, मैदान भी जानते होंगे उम्मीद है। भारत की भूमि अलग अलग है, और इसी कारण भारत का जो भूमि का उपयोग है, आप वो देख सकते हैं कि भारत की भूमि का आखिर उपयोग कहाँ किया जा रहा है। तो भारत का जो उपयोग किया जा रहा है भूमि का, वो कृषि में है ना, खेती, बागवानी, पशुपालन में वन उत्पादन, जैव विविधता का संरक्षण, चारागाह के रूप में, आवासीय संरचना के रूप में, नगर जहाँ पे न घर है, भवन है, नगर है, सड़कें हैं। इसके अलावा औद्योगिक कारखाने, खनन के रूप में। इसके अलावा कुछ मनोरंजन, जैसे कि पार्क खुल गया है, जैसे कुछ सिक्योरिटी फोर्स जैसे बीएसएफ के होते हैं, तो रक्षा और जलाशय आदि के रूप में भारत के लैंड का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। अब भारत के भूमि उपयोग को प्रभावित करने, अब जैसे भूमि उपयोग प्रभावित करते हैं उसको कुछ कारक, कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। जैसे कि भूमि उपयोग कैसे, लोग कैसे कहाँ का भूमि उपयोग करना चाहेंगे। जैसे कि लोग कहाँ पे बसना चाहेंगे, जहाँ की मिट्टी बहुत उर्वरक हो ताकि वहाँ पे खेती कर सके, है ना। साथ में वहाँ का जलवायु बहुत अच्छा हो। अगर किसी को मैं बोलूँगा कि आपको बसना है, मैं आपको अगले 50 साल की यहीं बसाने जा रहा हूँ, मैं आपको बसने दूंगा कि आप थार रेगिस्तान में बस जाओ, तो आप कोई बसना नहीं बोलेंगे। मैं बोलेंगे चलो अंडमान में बस जाओ जाकर, तो भी लोग बचने से बचेंगे। बोलिए चलो हिमालय के जो सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पे जाके बस जाओ, तो भी लोग वहाँ घूमने जा सकते हैं, लेकिन लोग बसने से बचेंगे। तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले वहाँ की मिट्टी की क्वालिटी। अगर मिट्टी अच्छा होगा तो खेती अच्छा होगा, उर्वरता अच्छी होगी तो काम आएगा। जलवायु होगा तो लोग वहाँ पे बसना अच्छा करेंगे, क्योंकि जलवायु भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्थलाकृति भी महत्वपूर्ण होती है। स्थलाकृति मतलब लैंड कैसी है। अगर आप टेरेन से, आप पहाड़ी एरिया में है, तो बहुत कम लोग नहीं कर लेते। आपने देखा होगा कि पहाड़ी एरिया के मुकाबले जो मैदानी भाग है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। भारत के मैदानी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है पर्वतीय क्षेत्र से, है ना। मानवीय कारक क्या है, वहाँ पे जनसंख्या कितनी है, तकनीक कैसी, संस्कृति कैसी। मनुष्य वहाँ इस तरह होना चाहता है जहाँ पे एक अच्छा तकनीक है। लोग को बोलेंगे आप एक गांव में जाओ और आप मुंबई में रहो, तो लोग मुंबई को प्रेफर करेंगे, क्योंकि मुंबई में तकनीक है। तकनीक हो जहाँ होगा वहाँ पे रोजगार के अवसर होंगे, जहाँ जनसंख्या हो ठीक ठाक होगी, है ना। और वहाँ संस्कृति को देखकर तो भूमि के उपयोग में ये होते हैं, संस्कृति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। ओके, आई तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि लैंड का उपयोग भारत में प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है।
यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है भूमि निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड, भूमि की जो गुणवत्ता में जो गिरावट है, भूमि की गुणवत्ता में जो गिरावट है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? निम्नीकरण, भूमि का निम्नीकरण, लैंड डिग्रेडेशन। अब ये क्यों होता है? तो इसका कारण है कि आप वन काट रहे हैं। अत्यधिक सिंचाई करने से क्या होता है? जैसे कि आपने पंजाब में एग्जाम्पल देख सकते हैं, पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र जहाँ पर ग्रीन हरित क्रांति हुआ और वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई किया गया। अत्यधिक सिंचाई करने से जो सॉइल के जो पोषक तत्व थे वो कभी कभी क्या होते हैं? पानी के साथ बह के चले जाते हैं, जिसके कारण भूमि की गुणवत्ता में गिरावट होती है। खनन से सॉइल का जो अपर क्रस्ट, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सॉइल के 3 लेयर होते हैं। सब पर ऊपर को बोलते हैं क्रस्ट वाले ईयर का ही कट जाना अगर खनन के द्वारा, तो बर्बाद होगा। औद्योगिक प्रदूषण से सॉइल प्रदूषण फैलता है, जिसके कारण भी, और अत्यधिक पशुचारण भी लैंड डिग्रेडेशन कारण है, क्योंकि जब गाय चरती है तो घास कबार के लिए जाती है, और घास कबार के लिए जाती है तो उसके साथ अपनी बहुत सारी मिट्टी भी कबार देती है, तो जिसके कारण भी प्रॉब्लम होता है। अच्छा, भूमि संरक्षण के लिए उपाय, तो जो कारण है उसके अपोजिट में उपाय करेंगे। तो अगर वन की कटाई है तो वन वृक्षारोपण करेंगे, अति पशुचारण है तो नियंत्रित चराई करेंगे, है ना। औद्योगिक प्रदूषण है तो उसका औद्योगिक उपचार का निपटान करेंगे, है ना। खनन है तो खनन का नियंत्रण करेंगे, और अत्यधिक सिंचाई है तो मिट्टी संरक्षण तकनीक का उपयोग करेंगे। ठीक है, सुना रहा है? आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि भूमि निम्नीकरण से आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले भूमि निम्नीकरण के जो प्रभाव है, ये निम्नीकरण से क्या हो रहा है, सबसे पहले समझते हैं। तो निम्नीकरण से हो रहा है कि जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो का लगातार कमी आ रही है, उत्पादन लगातार घट रहा है, बाढ़ और सूखा की समस्या बढ़ती जा रही है, पर्यावरण असंतुलित हो रहा है, मानव जीवन प्रभावित होता जा रहा है। तो ये हमारी बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुना रहा है आपको? क्लियर है? आइए, ये वाला वर्ड बहुत, भूमि हमारी जीवन दायिनी है, इसे संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। अब हम लोग को पढ़ना है कि मृदा संसाधन क्या है, मृदा निर्माण कैसे होता है, मृदा निर्माण के कारक क्या है ना। तो आइए क्या करते हैं। तो मृदा संसाधन क्या, मिट्टी पृथ्वी की सबसे उपजाऊ परत होती है जिसपे पौधे उगते हैं, और ये कृषि का आधार है। अगर और पता है आपको, कृषि का आधार है तो ये बहुत सारे अन्न उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। अगर ये कृषि का आधार है तो अन्न के लिए कच्चा माल। इसका अगला जो है, इसका नाम है मृदा निर्माण। क्या नाम है? मृदा निर्माण। तो मृदा निर्माण कैसे होता है? मिट्टी के चट्टान टूटने फूटने, जब मिट्टी टूटेगा फूटेगा, चट्टान टूटेगा फूटेगा, तो उससे होगा। जैसे कि चट्टान अलग अलग तरह से टूट सकता है, उसमें हम लोग देख लेंगे। मिट्टी के चट्टान टूटने फूटने की प्रक्रिया में हजारों वर्ष में, मतलब करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष में 1 से 2 सेंटीमीटर मिट्टी की लेयर तैयार होती है। ठीक है। अब मृदा निर्माण में कौन कौन मृदा निर्माण में कारक है? तो सबसे पहले वहाँ का तापमान, बहुत तापमान होने से वहाँ के जो पत्थर होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्योंकि वो सरता, अगर किसी चीज़ को आप लगातार धूप और पानी में रख दोगे तो वो टूटेगा कम ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। ठीक है। दूसरा, वर्षा जब आती है तो वो पत्थर को तोड़ती है। जब पानी पे लगातार पड़ते रहता है तो वो पत्थर धीरे धीरे घिसता है। हवा से भी होता है, जैसे आपने अरावली का एग्जाम्पल देखा हो, अरावली काफ़ी हद तक घिसी है, क्योंकि अरबों साल हो गए। जीवानी डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, बहुत सारे पत्थर को तोड़ने का काम करते हैं अंदर अंदर से, इसके अलावा वहाँ की स्थलाकृति महत्वपूर्ण। अब एक इम्पॉर्टेंट है कि आप समझना पड़ेगा कि स्वस्थ मिट्टी किसे कहेंगे हम। तो जो गहरी और भुरभुरी होती है, भुरभुरा आप जान रहे हैं, जो मतलब ऐसा हो, साथ में पानी और उसके अंदर से पानी और वायु का अच्छा संचार होता है, जैविक पदार्थों से भरपूर होती है, अच्छी फसल के उत्पादन में सहायक होती है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? स्वस्थ मिट्टी है। स्वस्थ मिट्टी के बारे में अब हम लोग को पढ़ना है कि भारत की जो प्रमुख मिट्टियां हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत की प्रमुख मिट्टियां में कौन कौन है? सबसे पहले इसका नाम है जलोढ़ मृदा। कौन मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। दूसरी का नाम है काली। जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल, जो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, नदी के क्षेत्र में पाई जाएगी। उसके बाद काली मिट्टी है, काली रंग की होगी। लाल पीली मिट्टी है, बताऊंगा। लेटेराइट मिट्टी है, और ये भारत का पूरा मैप चित्र है ना, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो इसके अलावा मरुस्थलीय मिट्टी हो गई, है ना, और वन मिट्टी भी हो गई। ठीक है। इसका हम लोग मृदा अपर्दन हमें पढ़ना है। तो मृदा अपर्दन क्या होता है? अवनिकलिका, पवन अपर्दन, ये सारे हम लोग देखते जाएंगे। नहीं, चलिए आइए पढ़ते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कि ये जलोढ़ मृदा है, यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं। तो भारत की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये इसमें दोबारा दिया हुआ है तो एक एक करके मैंने फिर टॉपिक बनाया है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। हाँ,
आपने सोचा हो कि हाँ ब्राइट कोचिंग का नाम, क्योंकि कोचिंग जनरली ब्राइट कोचिंग से है, और अभी हमने उनको ऑनलाइन वर्जन में हमने लक्ष्य वर्ष रखा है, तो लक्ष्य वर्ष है लेकिन ब्राइट कोचिंग सेंटर के थ्रू पहले इसका नाम था, ये तो वो उस टाइम का है। ओके बच्चों, आइए जलोढ़ मृदा समझते हैं। जलोढ़ मृदा क्या होता है? जलोढ़ मृदा मतलब होता है एलुवियल सॉइल, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ अवसाद सामग्री से बनती है। भारत की सबसे उपजाऊ और महत्वपूर्ण मिट्टी है। ठीक है, जो नदियां हैं, नदियां जब अपने साथ आती हैं तो रास्ते में की जितनी मिट्टी पत्थर को तोड़ ताड़ के जो लाती हैं, वो जो जमा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जलोढ़ मृदा। ठीक है, आप देख लीजिए एक बार मैप, मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ मिलेगा। तो आप मैप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पर ये न जो नदी है, नदियाँ के आसपास वाले इलाके जितने मैदानी भाग है वहाँ पे आपको जलोढ़ मृदा दिखेगी, है ना। तो ये जलोढ़ मृदा है। इसकी विशेषता है कि ये सबसे उपजाऊ, इसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि नदी तोड़ के लाती है फ्रेश बाल, तो उसमें बहुत पोषक। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मैदानी भागों में पाई जाती है। इसमें पोटास और चूना अधिक होता है। तो इसमें पोटास, चूना, सल्फर, मैग्नीशियम अधिक प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण ये खेती के लिए आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो खेती के लिए जो इंपॉर्टेंट है, पोटाशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ में जल धारण की क्षमता इनमें अच्छी होती है, लंबे समय तक नमी बनी रहती है, अगर इनको ज़्यादा पानी नहीं पटाना पड़ता। यहाँ की जो प्रमुख फसल उसमें गेहूँ आपका महत्वपूर्ण है, गेहूँ महत्वपूर्ण है, धान है, गन्ना है ना। तो ये है, समझ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैप वाला ऊपर वाले एरिया में जहाँ से गंगा नदी, देखिए आपको मैं और डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ से ये गंगा नदी आ रही है, और गंगा नदी के आसपास जो है वो जलोढ़ मृदा है। उसके बगल से ये यमुना है, और यहाँ से ऐसे इधर से होते हुए जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको जब वहाँ सांगपो नदी कहते हैं, तो वो इंटर कर रही है। ओके, आइए। यह मिट्टी मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों, नदी, घाटी और डेल्टाओं में पाई जाती है। यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है तो वहाँ पाई जाएगी। अब जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर, दूसरी होती है बांगर। तो खादर और बांगर समझते हैं, एग्जाम में इसका डिफरेंस करने आता है। तो खादर क्या है? खादर नई जलोढ़ मिट्टी है, उसे हम खादर कहते हैं। जैसे कि अब जैसे नदियाँ आई हैं, तो नदियाँ अपने साथ जो नई मिट्टी लेके आई हैं, जो नई मिट्टी लेके आई हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खादर बोलते हैं। जैसे कि हर साल जो लेकर, हर साल जो बाढ़ के पानी में, हमने लास्ट वीडियो में देख रहे थे कि हम लोग मिट्टी, जलोढ़ मृदा का प्रकार था, वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हुआ, और फिर मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ तुरंत उसके बाद। तो जलोढ़ है वो नई जलोढ़ मृदा होती है जो हर वर्ष नदियों द्वारा लाई जाती हैं। ये बहुत उपजाऊ होती हैं, रंग हल्का और बनावट महीन होती है, नदियों किनारे पाई। जैसे कि नदियाँ जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी जो पत्थर होती हैं उसको काट काट के लाती हैं, और उससे जो मिट्टी बनती है उसे हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। जबकि बांगर वो होती है जो उसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज एक मैं फ़ोटो बनाता हूँ, आप समझेंगे ध्यान से। ये वाला मैं एक पेन चेंज करूँगा थोड़ा सा, ये मैं रेड लेता हूँ, और मैं थोड़ा सा साइड जगह चाहूँगा। ओके, और ये पेन का साइज छोटा, राइट। तो ये नदी है ना। नदी हाल के दिनों में ये वाले एरिया में अपना क्या लाती है? बाढ़ लाती है। तो हर जब भी आती है बरसात का मौसम, तो इस वाले एरिया में बाढ़ आती है। तो यहाँ पे जो मिट्टी का लेयर वो चढ़ाती है, वो नई नई जलोढ़ है, तो उस जलोढ़ को क्या बोलेंगे? खादर। लेकिन आज से लगभग 10-20 साल पहले जब ये नदी आती तो अपने साथ इस वाले एरिया में भी बाढ़ लाती थी। तो यहाँ पे भी कुछ मिट्टी उसके प्रेजेंट थी जो पहले मुकाबले में थी। ओके, तो ये जो वाले क्षेत्र में जो मिट्टी थी, इस जो पुराने इसको क्या बोलेंगे? बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर। ओके, तो आप समझ रहे होंगे कि खादर बांगर किसे कहेंगे। तो बांगर क्या है? जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है। नदियों का बाढ़ का पानी यहाँ तक, अब नदियों का बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँचता, ये कम उपजाऊ होती हैं, इसके मुकाबले रंग गहरा और बनावट मोटी होती है, और खादर से ऊंचे भाग में पाई जाती हैं, है ना। पहले नदियाँ ज़्यादा लाती थी, तो आप इस फोटो के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ये वाले जो एरिया हैं, ये जो है ये सब आपका खादर हो जाएगा, लेकिन जो ये वाला एरिया इतना दूर जो जा रहा है वो बांगर में आएगा। ओके, समझ रहा है। तो ये बांगर एरिया। अब ये हम लोग समझने के लिए कि महत्व, तो सबसे पहले महत्व क्या है? तो ये कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है। 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 भारत के लगभग 40% जनसंख्या जीविका इसी पे निर्भर है। उद्योगों के विकास और आबादी के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराती है ना। उद्योगों के लिए विकास और आबादी के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराती है। भारत के लिए खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि भारत के बहुत सारा उत्पादन यहीं हो रहा है। गंगा की मैदानी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ पर प्रेजेंट है ना। ब्रह्मपुत्र के असम, अरुणाचल प्रदेश में देख रही, सिंधु, पंजाब, राजस्थान के, है ना। जो तटीय है जैसे कि महानदी नदी का डेल्टा, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, वहाँ पे भी मौजूद है ना।
कुछ एक फैक्ट याद रखेंगे। जलोढ़ मृदा को रोटी का टोकरी कहा जाता है। यह मिट्टी हर वर्ष नदियों द्वारा लाई गई गाद गाद यानी जो कचरा है, जो अवसाद है, जो पत्थर तोड़ कर लाई उससे बनी रहती है। गाद में खनिज लवणों की भरपूर मात्रा होती है जो फसलों के लिए लाभदायक होती है। आखिरकार एक जलोढ़ मृदा भारतीय कृषि की आधारशिला है। इसके संरक्षण हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। आइए अब हम लोग सेकेंड मिट्टी पे चलेंगे। इसका नाम है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। क्या हम मिट्टी काले रंग की होती है जो नमी धारण करने की क्षमता से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आपने मिट्टी निर्माण कैसे समझा था वो समझ लिया था ना। तो मिट्टी निर्माण के बारे में अगर यहाँ कहीं कुछ एक लाइन मैंने मेंशन किया था तो वो अगर मैं देख लूँ, प्लीज़ एक मिनट वेट करना। ठीक है, मैंने वैसे बताया था जहाँ तक याद आ रहा है। तो अब इसकी विशेषता कि ये काली रंग की होती है ना, काली रंग की होती है और लंबे समय तक नमी को रोकती है। यह मिट्टी बने बसाल्ट चट्टानों से बनती। बसाल्ट क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो वहाँ से जो पत्थर, जो वहाँ से मैग्मा निकला वो बसाल्ट था। इसमें चिकनाई अधिक, इसमें चूना, मैग्नीशियम, पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। सिकुड़ती और फूलती है। तो इसमें कोई भी 3-4 पॉइंट याद करेंगे। इसमें सबसे उपयुक्त फसल उसका नाम है कपास। कपास आप जान रहे हैं, कपास से हम लोग कॉटन से कपड़ा बनता है ना। निर्माण कैसे हुआ, यह ज्वालामुखी के चट्टानों के अपघटन से बनी है ना, जो दक्कन के पठार में पाई जाती है। दक्कन पठार कहाँ, जो भारत के दक्षिण। अब देखिए ये वाले एरिया में ये मैप है उसका, काली मिट्टी। तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कुछ गुजरात के क्षेत्र में आपको मिलेंगे, है ना। तो इसके देखिए महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र के कई भागों में, गुजरात में सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य गुजरात के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश के मालवा पठार, निमाड़ और कुछ भागों में ये पाई जाती है। इसकी महत्व क्या है, ये कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। नमी को लंबे समय तक रोकने के कारण फसलें गर्मी में भी सुरक्षित रहती है, मतलब नमी को बहुत ज़्यादा सोखती है। यह मिट्टी कठोर परिश्रम से उपजाऊ बनती है, मतलब ये उतनी उपजाऊ नहीं होती जलोढ़ के मुकाबले, है ना। इसके अलावा अगर जल्दी तो इसमें नमी धारण क्षमता बहुत ज़्यादा पानी को ही ग्रहण कर लेता है। रंग काला रंग है। निर्माण कैसे हुआ, तो बसाल्ट चट्टानों से। ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। प्रमुख फसल क्या है, कपास। इसके अलावा यहाँ पे ज्वार, बाजरा, अरहर यानी तूर की दाल जिसको बोलते हैं, सोयाबीन आप उगा सकते हैं। गेहूं के लिए ठीक ठाक है। इस मिट्टी के लिए चुनौती कि जल निकासी की कमी से पानी भर जाता है। इसमें जल निकासी बहुत कम होता है तो ये जल्दी पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा पानी होने पर चिपचिप हो जाती है क्योंकि पानी जल्दी इसमें से पास नहीं हो पाता है और सही प्रबंधन न हो तो फसल उत्पादन घट सकता है। अगर काली मिट्टी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जो हमारे देश को कपास उत्पादन में विश्व में अग्रणी बनाती है, हम टॉप में आते हैं। इसके बाद अगला जो मिट्टी उसका नाम है लाल एवं पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। यह मिट्टी लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग की होती है और कभी कभी ये पीला हो जाता है। तो पीला कब होता है मैं बता दूंगा। तो लाल क्यों है, क्योंकि लोहे की अधिकता के कारण लाल रंग है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। खाद और उर्वरकों के प्रयोग से इसमें उपज बढ़ती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता कम होती है ना। अधिक वर्षा होने पर यह कठोर हो जाती है। आइए और समझते हैं आगे। जैसे कि भारत के जहाँ पर पठारी इलाका है, देखिए पठारी इलाका में पाए जाते हैं, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत, झारखंड में पाया जाता है ना। झारखंड के देखिए कुछ एरिया में पाई जा रही है। देखिए झारखंड के नीचे वाले एरिया में आप देख सकते हैं पाया जा रहा है ना, लाल और पीली मिट्टी। अच्छा पीली मिट्टी कैसे होता है, अच्छा जब लाल मिट्टी में आयरन के कारण, आयरन का कलर लाल होता है जिस कारण से हम लोग की बॉडी में हीमोग्लोबिन है उसका भी कलर लाल क्यों होता है, क्योंकि आयरन है। तो वैसे ये भी लाल है क्योंकि इसके अंदर आयरन है। तो आयरन कहाँ मिलता है, पठारी इलाके में मिलता है, क्लियर बात है। लेकिन जब इस वाले भूमि में नमी आ जाए, नमी मिल जाए तो वो मिट्टी का कलर पीला में चेंज हो जाता है। ठीक है। तो यह मिट्टी इसका निर्माण क्या हुआ, प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान, जो क्रिस्टलीय चट्टान है जो निकली है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान जिनको बोलते हैं, जब ज्वालामुखी फटने के बाद जो आग्नेय चट्टान बनी उनके पिघलने, उनके टूटने से बना है ना। इसमें लोहा, अल्मुनिया का मात्रा अधिक होता है ना। यहाँ की प्रमुख फसलें क्या हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रमुख फसलें क्या हैं। तो प्रमुख फसलें में आप देख रहे हैं मूंगफली है, तिलहन है, दाल है, मोटे अनाज है, रागी, ये बाजरा हो गया, कपास हो सकती है थोड़ी मात्रा में, ज्वार, रागी, सब्जियां, है ना। ये यहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। ओके आइए समझते हैं आगे। मृदा के इसका सबसे ऊपरी हल्की होती है ना, लाल और पीली होती है। पीली कब होगी, मैंने बताया कि जब लाल में अगर नमी की मात्रा आ जाती है तो उसकी रंग पीली हो जाती है। मध्य परत है कम उपजाऊ और निचली परत पत्थर और कंकरीली होती है। इसका महत्व क्या है, यह कृषि के महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। उतनी जलोढ़ इतनी तो नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान है, औद्योगिक विकास के लिए है। उचित प्रबंधन से मिट्टी अच्छी, मतलब अगर इसका प्रबंधन अच्छा से किया जाए तो ये अच्छे उपयोग कर सकती है। उपज बढ़ाने को, अगर इसको बढ़ाना है तो खाद और उर्वरक का प्रयोग करना है, ओके, खाद उर्वरक का प्रयोग करना है,
हरी खाद और जैविक खाद मिलाना है, सिंचाई की व्यवस्था को सुधारना है, फसल चक्र अपनाना है और वृक्षारोपण कर कर इस मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना है। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। ध्यान देने की बात है कि मिट्टी की उर्वरता कम होती है, इसे सुधारना जा सकता है। अत्यधिक वर्षा से मिट्टी कटाव की समस्या होती है और समुचित प्रबंधन से ही अधिक उत्पादन संभव है। ओके, सही प्रबंधन और संरक्षण से हर मिट्टी बन सकती है सोने की धरती। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो मिट्टी है, ये तीन मिट्टी को एक साथ मैंने कमेंट किया, जिसका नाम है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या होती है मैं समझता हूँ। ये लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा क्षेत्र, जैसे कि आप देखोगे कि इंडिया का जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट इस वाले क्षेत्र को बोलते हैं, तो वेस्टर्न घाट में अत्यधिक वर्षा होती है। जब मानसून अपने साथ जो वर्षा आती है, वर्षा लेके आती है, मानसून की जो अपने साथ जो वर्षा लेके आ रही है, मानसून यहाँ से जो वर्षा लेके आती है, तो यहाँ पे एक घाट, यहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पहाड़ है जिसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट से टकराकर यहाँ पे बहुत तीव्र वर्षा होती है। और तीव्र वर्षा होने से वहाँ की जो मिट्टी के अंदर की जो मिट्टी के जो पॉइंट थे वो नीचे चलता है, ऊपर वो पथरीला बचा है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको क्या करना है कि आप जो पानी रोज आप थोड़ा सा पानी लेके एक जगह डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ के जितने मिट्टी वाले पार्ट हैं वो नीचे धंस चुके हैं, और कुछ जो कंकरीला पार्ट है वो ऊपर दिख रहा है। तो वो कंकरीला पार्ट यहाँ पे आपको दिखता रहा नजर आएगा, है ना। तो वो कंकरीला पार्ट जो है उसी को बोलते हैं लेटराइट मिट्टी। ओके, लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी क्या है, ये क्या होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे भारी निछालाएँ लीचिंग होती है। लीचिंग वही बोला कि जो ऊपर की जो मिट्टी है वो नीचे धंस चुकी होती है। जल की घुलनशीलता पदार्थ में बह जाने से ये उपजाऊ कम होती है, क्योंकि ऊपर कंकरीला है तो कंकर कितना ही उपजाऊ होगा। आमतौर पर यह लाल और पीले रंग की होती है आमतौर पर, है ना। इसमें लोहे और एल्युमिनियम की मात्रा अधिकता होती है। इसमें क्या क्या उगाया जा सकता है, तो इसके लिए चाय, कॉफ़ी और काजू इंपॉर्टेंट है। तो आप जान रहे हैं कि इधर कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र में कॉफ़ी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, काजू के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो है ना, इसके हैं क्या, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य में कुछ क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ये मिट्टी कॉफ़ी, काजू जैसे फसलों के लिए उपयोग होती है। उचित खाद सिंचाई से इसकी उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। अगला जो मिट्टी है उसका नाम है बाबू मरुस्थलीय मिट्टी। मरु जो डेजर्ट में पाए जाएंगे, यानी राजस्थान के जो थार रेगिस्तान में पाए जाएंगे, या कुछ जो शीत रेगिस्तान यानी लद्दाख वाले एरिया में पाए जाएंगे, है ना। तो उसको बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, है ना। ये मित्र रेतीली और लवणीय होती है, साल्ट, इसमें साल्ट का मात्रा ज़्यादा होता है। इसमें नमी की मात्रा बहुत कम होता है। ये रेगिस्तान की बात की जा रही है। जैसे ह्यूमस भी कम होता है। ह्यूमस मतलब क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जो जैविक चीज़ प्रेजेंट है, जैसे कि कुछ जैविक पौधे का, है ना। इसमें जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। आमतौर पर हल्के पीले और भूरे रंग के ये होते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रमुख फसलें क्या है, बाजरा, चना और खजूर। बाजरा, चना और खजूर, ठीक है। तो अब समझते हैं प्रमुख क्षेत्र कौन है, राजस्थान, जहाँ पे ये पाए जाएंगे, है ना। राजस्थान में आप देख रहे हैं कि आपके जैसा एक इंसान यहाँ पे दिख रहा है, क्या नाम है, वो देख लीजिए। अ, तो यहाँ पे सिंचाई, जैविक खाद और जल संरक्षण तकनीकों से उपजाई शक्ति बढ़ाई जा सकती है। राजस्थानी इलाका में कुछ एरिया में आज भी खेती हो रही है। ये जो अंतिम मिट्टी उसका नाम है वन मिट्टी। वन मिट्टी मतलब जो भारत के जो फॉरेस्ट कहाँ है बाबू, जो हिमालय वाले क्षेत्र में, ये देखिए फॉरेस्ट मिट्टी, हिमालय के आसपास वाले फॉरेस्ट है। उसके अलावा आप वेस्टर्न घाट में कुछ फॉरेस्ट है। यह मिट्टी पर्वतीय वन और क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा, क्योंकि अब पेड़ है तो पेड़ के पत्ता गिर के सड़ेंगे और सड़ने के बाद वो ह्यूमस का रूप में हो जाते हैं। ऊंचाई के अनुसार इनकी बनावट और उर्वरता बदल जाती है। यह प्रायः पतली परत में पाई जाती है, पतली होती हैं, है ना। और इनमें जल धारण की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसमें चाय, मसाले, कॉफ़ी, आप दार्जिलिंग वाले एरिया में देखिए, यहाँ चाय, असम वाले इस इलाके में चाय बहुत होता है। फल के लिए है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे क्षेत्र में ये है ना। ह्यूमस अधिक होने के कारण यह मिट्टी पौधे और वनों के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। वन संरक्षण के लिए इस मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, ठीक है। अब जो अंतिम टॉपिक है उसका नाम है मृदा अपर्दन और मृदा संरक्षण। तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ प्राकृतिक शक्तियों को हटाना उसको मृदा अपर्दन कहते हैं। इसके कारण मैंने बताया था आपको, वनों की कटाई है, बहुत ज़्यादा पशुचारण है, गलत कृषि पद्धति है ना। ढाल वाली जूट पे आप जूत कर दीजिए, जैसे पानी जब पटाए तो पूरा मिट्टी बह के चला जाए। तेज बहता जल से भी होता है। पवन भी कर रहा है, पवन ऐसे उड़ा रहा है, आप देखिए फोटो में देख सकते हैं डिटेल में, है ना। तो ये इसके मृदा अपर्दन के कारण है। संरक्षण के उपाय सेम इसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। तो संरक्षण के उपाय में आप देख सकते हैं क्या करके, तो मृदा अपर्दन के कारण थे, और यहाँ संरक्षण में सेम वही उपाय। एक समोच्च जोत कर सकते हैं, ऐसा सब इक्वल होगा, है ना। ढाल भोली भूमि को समोच्च काउंटर लाइन से जुताई करना, ताकि पानी का बहाव ना हो, पानी के बहाव रुक रुक के हो, है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा बनाकर, क्योंकि अगर देखिए अगर स्लोप होगा, जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, ध्यान समझियो, ध्यान से समझिएंगे, अगर ये स्लोप होगा तो पानी सीधे नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर ये सीढ़ी नीमा होगा तो पानी को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
ठीक है। तो ये बात तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि स्लोप होना, सीढ़ीनुमा खेती, पट्टी खत्ती कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फसलों के बीच में से हम लोग मिट्टी उट्टी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, कुछ मदद मिल जाए। क्लियर बात है। हम्म आगे इसके बाद हम लोग वृक्षारोपण, तो किसी भी चीज़ के लिए वृक्षारोपण बहुत महत्वपूर्ण होता ही है ना, वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। और नियंत्रित पशुचारण को नियंत्रित करना है ना। अब एक दो टॉपिक आते हैं जो आपको दिखेगा, अवनलिकाएं क्या होती हैं। तो अवनलिकाएं बहते जल द्वारा जो मिट्टी काट कर ले जाती हैं उसे अवनालिका, जैसे नदी आई और नदी अपने साथ मिट्टी काट के ले गई, उसे हम अवनलिका कहेंगे, है ना। जैसे कि यह वर्षा का जल आया और यहाँ से पूरी मिट्टी बह गई, उसको अवनलिका कहेंगे, है ना। इसके अलावा जब पवन अपर्दन के दौरान जो मिट्टी बहती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पवन अपर्दन। हवा द्वारा मिट्टी को उड़ाकर ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहलाती है, या शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिक होता है जहाँ पर। तो अब इससे बचने का तरीका क्या है, हवा को दबाव को मिट्टी के कारण ढीले होते हैं और हवा के साथ ही उड़ जाते हैं, है ना। जैसे ऊपर ऊपरी परत हट जाती है, बंजर होती है। इससे क्या होता है कि हम पेड़ का शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं ना। शेल्टर बेल्ट मतलब पेड़, हम जहाँ पे पवन है वहाँ बहुत सारे पेड़ लगा दिए, तो अब जो हवा है वो उतनी तेज चल ही नहीं पाएगी, पेड़ उसको रोक लेंगे, है ना, जिस कारण मृदा अपरदन कम होगा, है ना। तो हमने शायद ये वाला पार्ट हमने देखा, क्या ये पेज आगे पीछे हुआ है, ओके कोई बात नहीं। देखिए, तो अगर एक छोटा सा टॉपिक तो मैं देखता, तो विकास के आधार पे संसाधन के चार टाइप हैं। एक है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित और संचित संसाधन। इंपॉर्टेंट, ज़्यादा खास नहीं है। जो भारत के पास किसी क्षेत्र में मौजूद है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा तो उसको संभावी संसाधन कहते हैं। जो संसाधन जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का ज्ञान है और उनका उपयोग किया जा रहा है उन्हें बोलेंगे विकसित संसाधन, जैसे झारखंड का कोयला, है ना। और अभी आपने जैसे कि आपने पता है कि लिथियम, लिथियम का भंडार हमें मिला है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो हम उसे संभावित संसाधन में रखेंगे। भंडारी संसाधन कौन सा है, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान तकनीक से संभव नहीं है, उसे हम भंडारित संसाधन कहेंगे। इसके अलावा संचित संसाधन कौन सा है, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग तकनीक की सहायता से किया जा सकता है लेकिन अभी उपयोग शुरू नहीं हुआ है, उन्हें हम क्या कहेंगे, संचित संसाधन। संसाधनों का विकास कैसे हुआ, पहले लोग मानते थे कि संसाधन प्रकृति का मुफ्त उपहार, इसीलिए इसका अत्यधिक उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन इसे समस्या आ गया कि कुछ लोगों के हाथ में संसाधन का नियंत्रण चला गया है, अमीर गरीब में खाई आ गया, है ना। पर्यावरण प्रदूषण, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षरण, भूमि निम्नीकरण जैसी समस्या। तो इसके कारण दुनिया में एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम था सतत और पोषणीय डेवलपमेंट। एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ना नुकसान पहुंचाए, ना। इन संसाधनों का संतुलित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, भविष्य की सुरक्षा को ध्यान देना है। इसके लिए रियो डी जेनरो में 21 समिट किया है और इसमें पर्यावरण संरक्षण, गरीबी हटाना, वैश्विक सहयोग को बढ़ाना, सतत विकास को बढ़ावा देना, ये सब लक्ष्य रखा गया है ना। और संसाधन बचाएंगे तो भी भविष्य कैसे बचेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाए, जन संरक्षण का उपयोग किया जाए, वृक्ष लगाएंगे, पुनर्चक्रण को अपनाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण होगा। तो ये चैप्टर के जो जितने महत्वपूर्ण टॉपिक थे, मैंने एक सारे टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब इस टॉपिक को करने के बाद आपको कोई भी टॉपिक बाहर से नहीं करने की आवश्यकता है, आप एक बार जाएं और इसको कम्प्लीटली देखें, फॉलो करें, एक नोट्स बना लें छोटा सा। आपको ये पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, है ना। और आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन शामिल किए जिसको आप लिखने का प्रयास करेंगे आखिरकार आपको, तो वो कैसे है, जैसे कि आपको पता, आप लिखेंगे कि संसाधन क्या है, जैव और जैव संसाधन में अंतर बताइए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन के 2 उदाहरण लिखिए, संभावी संसाधन क्या है, विकसित संसाधन किसे कहते हैं, सतत पोषणीय विकास का अर्थ लिखिए, एजेंडा 21 क्या है, भूमि निम्नीकरण क्या है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, पवन अपरदन क्या है ना। खादर और बांगर में अंतर लिखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है, लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में जाती है, समोच्च जुताई क्या है ना। तो ये सब देखेंगे। इसके अलावा संसाधन का वर्गीकरण ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उसका दिया हुआ है कि आप देख के यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है। संसाधनों की नियोजन की आवश्यकता क्यों है, तो वो भी लिया हुआ है ना। इसके अलावा और क्वेश्चन जैसे कि संसाधन और संरक्षण का उपाय बताइए, तो यहाँ पे है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो आपके ये जो लास्ट के 2 पेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सारे सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे। भूमि निम्नीकरण के कारण लिखिए, मृदा संरक्षण के उपाय बताइए। तो ये देखिए आपका पूरा, इसको बस आप थोड़ा थोड़ा एग्जाम में एक्सप्लेन करते जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता लिखिए, काली मिट्टी की विशेषता लिखिए, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी की विशेषता लिखिए, मरुस्थलीय मिट्टी की विशेषता लिखिए, है ना। तो इस तरह का है। इसके अलावा और भी कुछ जो और भी डिटेल क्वेश्चन है, देखिए जैसे कि दीर्घ सतत पोषणीय विकास क्या है, इसकी आवश्यकता और उद्देश्य को समझाइए। ओके,
इसके अलावा क्या है, एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखिए, भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य चरणों का वर्णन कीजिए। बहुत बढ़िया, भारत की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसके अलावा ये जो बोर्ड में आ सकते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण, सतत पोषणीय विकास क्या है, सतत संसाधन नियोजन, मृदा अपर्दन, भूमि निम्नीकरण, भारत की प्रमुख मिट्टियाँ, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी में अंतर करने आ सकता है, बांगर खादर में अंतर करने आ सकता है ना। इसके अलावा देखिए और क्या क्वेश्चन आ सकता है, मृदा अपर्दन के कारण और संरक्षण को पैक का वर्णन कीजिए, है ना। मानचित्र का कुछ क्वेश्चन आ सकता है, काली मिट्टी क्षेत्र क्या है, जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र क्या है, लाल मिट्टी क्षेत्र क्या है, क्योंकि मानचित्र का क्वेश्चन आते हैं अक्सर, तो ये मानचित्र के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। फिर क्या इसके उपाय वाले कारण है, तो आप देख सकते हैं अंतर में आ सकता है, खादर बांगर में अंतर कीजिए, नवीकरण या नवीकरणीय में अंतर कीजिए, जैव अजैव में अंतर कीजिए। तो ये पूरी तरह से आपके लिए, तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है बच्चों। तो आप समझ चुके होंगे कि हमने कितनी अच्छे से पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया है, बहुत शॉर्ट टाइम में ही हमने कंप्लीट किया है ना। तो अब हम इस चैप्टर के को एंड करते हैं और ध्यान देते हैं कि आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे मिलेंगे। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पे आपको मिलेगा हमारा चैनल जिसका नाम है ब्राइट कोचिंग सेंटर करके है। इसको लेक्चर्स मैं चेंज करूँगा नाम, तो यहाँ पे ब्राइट कोचिंग सेंटर है, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे सारे क्लास के मैंने पूरे मर्ज फाइल बना के रखा हुआ है। ओके, एक मिनट, ब्राइट कोचिंग सेंटर, हाँ देखिए, तो यह क्लास 10 ज्योग्राफी, क्लास 10 मैथ, सारे जो टॉपिक है वो यहाँ पे डाले हुए हैं, तो आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूँ ताकि आपके फ़ोन में है ना, तो आपको यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। एक दो बुक मैंने जो लिखा है वो इंग्लिश का, वो बहुत ज़बरदस्त बुक है, आप उसको यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में, अपने लिए, है ना। और तब तक मैं आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना बच्चों। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, है ना। और थैंक यू बहुत, आपने पिछले वीडियो को देखा, उस पर कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना। और अब हम आपको लक्ष्य वर्ष की ओर देखेंगे, जल्दी ही मैं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपके पास उपलब्ध होऊंगा। लेकिन अभी आप तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और लक्ष्य वर्ष के और बच्चों को जोड़े, शेयर करें, ताकि हम भी एक अपनी उम्मीदों से जुड़े और आपके लिए और मेहनत कर सकें। हाँ बच्चों, आपके लिए मैं इसी चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव लाऊं, क्योंकि झारखंड बोर्ड में 30 MCQ आते हैं, तो उसको करवाना मेरा ही जिम्मेदारी। तो मैं इस चैप्टर के लिए आपके लिए 50 MCQ तैयार करके लाऊंगा, और जब मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा तो पूरी ईमानदारी से तैयार करवाने वाला हूं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो आप ध्यान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, और देश की सेवा करते रहें, और अपनी पढ़ाई को मन लगा के करते रहें, है ना, क्योंकि 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए लक्ष्य वर्ष के साथ जुड़ जाते हैं, और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, आभार, जय हिंद, है ना बच्चों, और जय भारत। इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ, बाय बाय, टाटा, सी यू, ओके।